प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो है भूगोल में लेकर के आए हैं पहले ही अध्याय का अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे कि संसाधन के विकास जो था उससे जो है हमें बहुविकल्पी करा चुके हैं और अति लघुत्तरीय लेकर के आए हैं। तो आपको जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आज पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं, आपको जो है लेकर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूरा 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आया है उसी में से जो है 30 क्वेश्चन बनाया गया है। इसको आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हो। तो यह जो है आप कोई दो जो है चुन लीजिए। तो आपको हम लेकर के चलते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण भूमि को कहीं अधिक क्षति पहुंची है। दो मानवीय क्रियाएं निम्नलिखित हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। क्या है? खनन, ज़्यादा खनन हो जाना, भूमि का निम्नीकरण हो जाना है, या जो है क्षरण हो जाना है, कट जाना है, कटाव हो जाना। ठीक है। और अतिचराई, खनन मतलब जो कटाई होती है। ठीक। और ये अतिचराई जो है अत्यधिक जो है चारागाह के लिए जो है लोगों को जो मवेशियां हैं वो जा कर के चरती हैं, तो अत्यधिक चराई जो है यह मुख्य कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हमने पहले भी बता चुके हैं शब्दावलियों में, फिर अगला देखते हैं इसको। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। हमने कहा कि हमारे प्रतिदिन जितने भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जिन भी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो वो हमारा संसाधन हो गया। तो देखिए यह जो है क्या है, अगला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, संसाधनों के दो प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। संसाधनों के दो प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक, प्राकृतिक और भौतिक संसाधन इसको कह सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन को क्या कह सकते हैं? भौतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जैसे भूमि है, पर्वत है, ठीक, पठार है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक है। और मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित जो है या भौतिक संसाधन, जैसे भवन बनी हैं, सड़कें बनी हैं, रेल पुल बने हैं, ठीक है, ऊपरगामी सेतु जो भी बने हैं, तो ये सभी जो है क्या है? भौतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन है। उत्पत्ति तथा समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। किसकी उत्पत्ति हो रही है और किस जो है संसाधन का समाप्यता की ओर जा रही है, तो इस पर चर्चा कर लीजिए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन हैं। ठीक, जैसे जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ठीक, इसके बारे में हमने बताया भी था उसमें प्रमुख शब्दावलियों में, महत्वपूर्ण शब्दावलियों में। अब उसके बाद देखते हैं समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन आपको जो है महत्वपूर्ण शब्दावलियों में भी बता दिया गया है, यही सब आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेकर के आपको। उत्पत्ति तथा समाप्यता के आधार पर देखिए वही आ गया, आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर जैव, अच्छा वही अभी जो पढ़ाए, चौथा क्वेश्चन हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है, नवीकरण संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। नवीकरण संसाधनों के दो उदाहरण है, पहला है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये नवीकरण, प्रतिदिन जो है नवीकरण, नई जो है ऊर्जा इसमें जो है आती रहती है। ये जो है खत्म होने वाली नहीं है, प्रतिदिन जो है नई ऊर्जा अपने से बना लेती है। तो ये क्या हो गए? नवीकरणीय संसाधन के जो है दो उदाहरण हैं। ठीक, तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से, आशा करते हैं, नोट करेंगे, नोट्स बुक बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जीवन पाया जाता है, जैसे मानव, पशु, पक्षी जो भी जीवित हैं। जबकि अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है, जैसे चट्टानों से, धातुओं से। ये सब क्या हैं? जो पत्थर, मिट्टी, हमें ईंट, जो भी चीज़ें मिल रही हैं ये सब कैसे मिल रही हैं? अजैव संसाधन से। और भी जो दूध जैसे हो गया, ठीक, मानव भी जो है ये जैव संसाधन, जो मानव श्रम करता है यह क्या है? जैव संसाधन है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, रियो डी जेनेरो
रहना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो या अथवा करके आ जाएगा कि 1892 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो देखिए इसमें हो गया, तो जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक, तो मानव जो है, अब अगला देखिए, ये तो हो गया, अथवा करके 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन का उत्तर वही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, मानव निर्मित संसाधनों की परिभाषा दीजिए, इन संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित कहलाते हैं, जैसे सड़क, रेल मार्ग, मशीन, तकनीक, ज्ञान। यह जो है मानव निर्मित संसाधन या भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं। इसे मानव निर्मित संसाधन या भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं। पूछ लिया जाए कि भौतिक संसाधनों की परिभाषा दीजिए या भौतिक संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप वही कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन के किन्हीं 2 स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए मैं इन प्रश्नों को जो है कहता हूँ। संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपनाई गई तकनीकी या क्षमता संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन के स्तर, संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन। देखिए यह जो है संसाधन नियोजन के 2 स्तर हैं। संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी पूरी कर ली जाए और संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, उपलब्ध है कि नहीं है, क्या है, कैसे है, तो यह जो है तब उसका नियोजन करना जो है, संकलित करना सही रहता है। एजेंडा 21 क्या है? देखिए आता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 यह संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। भूमंडल का जो है सतत पोषणी विकास जो है करना है। ठीक, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में जो है हमारे पास संसाधन की कमी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक, संसाधनों का संरक्षण निम्न कारणों से आवश्यक है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, मान लीजिए समाप्त हो गया, जैसे कोयला अगर समाप्त हो गया, कोयला हमें न मिले तो हम क्या करेंगे? तो फिर काम रुक जाएगा। तो इसलिए उसको जो है, जैसे जल है, जल का भी जो है संरक्षण करना जरूरी है, संसाधन ही है। हम लोग जो है 4 बाल्टी नहाते हैं, खूब विधिवत नहाते हैं, बिना काम के काम पानी अड़ाते हैं, जो है समरसिबल जो है पंपिंग सेट चला करके छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है? ये संसाधनों का दुरुपयोग है, इसको संरक्षित करना चाहिए। तो देखिए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना। हम लोग भावी पीढ़ी के लिए वैसे पैसा तो खूब बचा करके रखते हैं, हमारे नाती पोते तक खाएंगे, लेकिन जो है ये संसाधन जो जरूरी है वो नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 12 है, उपयुक्त उदाहरण देकर संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो है उत्तर देखिए, संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जिसके अंतर्गत संसाधन का मानवीय संतुष्टि में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक, संसाधन विकास का अर्थ हो गया, जैसे कोई बंजर भूमि है, ठीक है, जैसे देखिए हरित क्रांति चलाई गई थी। हरित क्रांति किस लिए चलाई गई थी? जो कृषि योग्य भूमि न हो उसको कृषि योग्य बनाना, बंजर भूमि को जो है कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। संभावी संसाधन क्या होते हैं? तो संभावी संसाधन क्या होते हैं, इसको जो है आप लोग देखेंगे, वे संसाधन जो कि किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, संभावी संसाधन कहलाते हैं। संभावना रहती है कि जो है यह संसाधन उस प्रदेश में है। ठीक, तो ये संभावी संसाधन हो गए। अगला प्रश्न नंबर 14, सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। कहने का मतलब सतत पोषणी विकास का अर्थ यह है कि विकास को पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, जिससे किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भी जो है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। वर्तमान में जो विकास हो रहा है, जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हो उसकी भी पूर्ति न हो पाए, उन सब चीज़ों की अवहेलना न करें, मतलब नज़रअंदाज न करें, उसको भी ध्यान में रखें। चलिए आशा करते हैं बच्चों यह अर्थ समझ में आता होगा आपको। मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए। देखिए 2020 में आया था, मृदा अपरदन मृदा को अपने स्थान से उठाकर दूसरे स्थान को ले जाना है। मृदा अपरदन के कारण नदियों में बाढ़ आना, वनोन्मूलन। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है?
तो उठा एक जो है स्थान से दूसरे स्थान को जो है ले जाना, मिट्टी को जो है उठा करके नदियों में जल के माध्यम से जो है कटाव करके यह मृदा अपरदन होता है कट करके। और इसमें जो है दो कारण ये हैं कि नदियों में बाढ़ आ जाता है और वन का उन्मूलन जो है, वनों की कटाई जो है अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इससे जो है मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूक्षरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानवीय कारण की व्याख्या कीजिए। तो भूक्षरण शहरीकरण हो रहा है, कोई भी स्थान शहरीकरण में जो है जब परिवर्तित होता है तो वहाँ पर सारे जो है बिल्डिंग तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पर भू का क्षरण किया जाता है और औद्योगिक उद्योग कहीं लगाया जाता है तो वहाँ भी इसी तरह की जो है प्रक्रियाएँ होती हैं। तो इसलिए भूक्षरण के लिए जो है दोनों कारण उत्तरदायी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है? दो कारण बताइए। अपक्षय अपक्षय की दर निर्धारित करती है और वनस्पति के प्रकार का निर्णय करती है। कौन? मृदा के निर्माण में जो है जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है? दो कारण बताइए। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो यह जो है अपक्षय की दर निर्धारित करती है, वनस्पति के प्रकार का निर्णय करती है, किस प्रकार की वनस्पति जो है उग सकती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण में शैलें किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या कीजिए। शैल अपने ही स्थान पर अपक्षय प्रक्रिया के अंतर्गत टूटकर चूर्ण हो जाती हैं। इसमें वनस्पति तत्व मिलकर उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं। जो शैल होते हैं एक तरह से जो है परत होती हैं, चट्टानें होती हैं, वह टूट जाती हैं। अपक्षय प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, टूट करके चूर्ण जो है हो जाती हैं पूरी तरह से एकदम। और इसमें जो है वनस्पति का तत्व मिल जाता है, तमाम प्रकार के रासायनिक जो है तत्व मिल जाते हैं वनस्पतियों के। ठीक है, वो सड़ करके उपजाऊ मिट्टी के रूप में जो है वह उपजाऊ हो जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं दो विधियों का नाम लिखिए। तो मृदा अपरदन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? उनकी दो विधियां हैं। बांधों का निर्माण करना, मृदा अपरदन को रोकना, और वृक्षारोपण करना। बांधों का निर्माण कर देंगे तो जो है उस स्तर से जो है जल का बहाव नहीं होगा, तो आराम से अस्थायी रूप से होगा। और वृक्षारोपण लगा देंगे तो मिट्टियों का जो है कटाव कम हो जाएगा, अपरदन कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? बताइए। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली जो भूमि है उस पर समोच्च रेखाओं के समांतर क्या है? हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या होती है? घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत मैदान है? तो कुल भू क्षेत्र का 43% क्या है? मैदान है। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर्वत है? तो भारत जो है में कुल क्षेत्रफल का 30% पर्वत है। और भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठार है? तो 27% पठार है। इसको देखेंगे तो 43 और 27 हो गया 70, 70 30 100% पूरा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को जिसमें पौधों के उगने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है ना, ऊपर मिट्टी है सर, जिसमें पौधों के उगने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। पौधे उसी में उगते हैं। ठीक, तो चलिए ये हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन? काली मिट्टी। खादर किसे कहते हैं? खादर हमने बताया था बच्चों, अब आप फिर से जो है समझेंगे। नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों के नवीन जलोढ़क भूमियों को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? खादर मिट्टी है एक प्रकार की मिट्टी के प्रकार है। खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो नदी की जो है समीपवर्ती क्षेत्रों के जो नवीन जो है जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, भूमियों को जो है खादर कहते हैं। उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक हो। तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो है ये पंजाब और हरियाणा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आ गया। 28 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए?
होना चाहिए तो 33% होना चाहिए। इसका उत्तर है 33% होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य क्या है? तो हमारा साझा भविष्य है सतत पोषणीय विकास का विचार हमारा साझा भविष्य नाम से प्रकाशित पुस्तक में आया था। जो है हाँ, सतत पोषणीय विकास का विचार जो है हमारा साझा भविष्य नाम से प्रकाशित पुस्तक में आया था। तो जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है ये, 2017 में आया था। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका नवीकरण होता रहता है, यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आशा करते हैं तो बच्चों आपको सभी जो है प्रश्न समझ में आए होंगे। जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सभी अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।